गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम जो बात करेंगे वो है हमारा एंडोक्राइन फंक्शन ऑफ द पैंक्रियाज। पैंक्रियाज के एंडोक्राइन फंक्शन के बारे में बात करेंगे। एंडोक्राइन का मतलब होता है अंतःस्रावी ग्रंथियां। और क्योंकि हम पैंक्रियाज के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले हम ये जानना होगा पैंक्रियाज एक्चुअल में है कहाँ, वास्तविकता में पैंक्रियाज हमारा कहाँ पर प्रेजेंट है, कहाँ पर ये उपस्थित है। तो मैं आपको बताता हूँ कि पैंक्रियाज जो हमारा है, जैसा कि आप ये जानते हैं कि ये हमारा स्टमक है। ये जो देख रहे हो आप, ये हमारा है स्टमक। और स्टमक के बाद ये जो स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है, लूप जो दिख रहा है, ये यू शेप का जो दिख रहा है या सी शेप का जो दिख रहा है, इसी सी शेप के लूप में हमारा मौजूद होता है पैंक्रियाज। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो ड्यूडेनम है हमारा, ये जो हमारा ड्यूडेनम है, ये ड्यूडेनम जो होता है वो हमारी छोटी आंत जो होती है उसका ये पहला सबसे शॉर्टेस्ट जो है पार्ट होता है, सबसे छोटा पार्ट होता है हमारा ड्यूडेनम, छोटी वाली आंत का, स्मॉल इंटेस्टाइन का। और इसमें इसी के लूप में हमारा ये जो स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, जिसका शेप जैसा कैसा दिख रहा है बेटा, पैंक्रियाज का जो शेप है ये एकदम करेले के जैसा दिखता है। तो आज हमारा जो मेन फोकस होगा इस पैंक्रियाज के फंक्शंस के बारे में होगा। और ये जो पैंक्रियाज का जो फंक्शन होगा, यानी कि इसकी जो क्रियाविधि होगी, इसका हम अंतःस्रावी जो है क्रियाविधि देखेंगे, एंडोक्राइन इसका फंक्शन देखेंगे। क्योंकि अभी तक हम लोग ये जान गए हैं कि पैंक्रियाज की प्रेजेंस कहाँ पर है। पैंक्रियाज की प्रेजेंस हमारी लूप ऑफ ड्यूडेनम में है। तो ये यहाँ पर हम बात क्या करते हैं, यहाँ पर इसकी जो उपस्थिति है वो कहाँ है, लूप ऑफ ड्यूडेनम में है। यह हमारा लूप ऑफ ड्यूडेनम, लूप ऑफ ड्यूडेनम में ये प्रेजेंट है। अब क्योंकि ये जो पैंक्रियाज हमारा है, ये पैंक्रियाज जो होता है, ये इसका दोहरी जो है क्रियाविधि होती है, डुअल फंक्शन करता है, इसका नेचर डुअल होता है। मतलब ये जो ग्रंथि है हमारी, ये जो ग्लैंड है, इसका एक आपका एक्सोक्राइन फंक्शन भी होता है। इसका एक फंक्शन कैसा है, एक्सोक्राइन फंक्शन है। और दूसरा है एंडोक्राइन फंक्शन। एंडोक्राइन का मतलब अभी हमने बताया था अंतःस्रावी, और एक्सोक्राइन का मतलब होता है बहिःस्रावी। तो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों फंक्शन हमारा ये पैंक्रियाज शो करता है। इसीलिए पैंक्रियाज को जो है मिश्रित ग्रंथि कहते हैं, या हम कह सकते हैं इसको हम मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। ये हमारा मिक्स्ड ग्लैंड है। और इसी को एक और टर्म से हम जानते हैं, इसका नाम होता है हेट्रोक्राइन ग्लैंड। इसका दूसरा नाम होता है हेट्रोक्राइन ग्लैंड। अब क्योंकि हेट्रोक्राइन ग्लैंड हमने कहा, मिश्रित ग्रंथि कहा, जिसका नेचर कैसा होता है, एक्सोक्राइन भी होता है और एंडोक्राइन भी होता है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर एंडोक्राइन की। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता दें कि इसका एक्सोक्राइन क्या फंक्शन होता है। बहुत छोटे उसमें बताऊंगा मैं आपको कि ये जो इसका एक्सोक्राइन पार्ट है पैंक्रियाज का, हमारे जो एक्सोक्राइन पार्ट है, इसका जो एक्सोक्राइन पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं सेल्स ऑफ एसिनी, या सेल्स ऑफ एकिनी भी कहते हैं। तो ये जो एकिनी की कोशिकाएं होती हैं, सेल्स ऑफ एकिनी जो होता है, ये चूंकि एंजाइम का सिक्रीशन करता है, इसका सिक्रीशन करता है, ये एंजाइम का सिक्रीशन करता है। ये वही एंजाइम्स होते हैं जो कि हमारे डाइजेशन में हमारी मदद करते हैं। जितने भी हमारे खाने में फूड मटेरियल्स होते हैं, लगभग लगभग उनका सभी का डाइजेशन करने वाला जो एंजाइम होता है वो हमारे सेल्स ऑफ एसिनी से निकलता है। इसके बाद हम बात करते हैं, इसको यहीं पर रोक करके हम बात करते हैं इसका जो आज आज का हमारा मेन फोकस है, मुख्य बिंदु जो है हमारा, वो है हमारा एंडोक्राइन फंक्शन ऑफ द पैंक्रियाज। पैंक्रियाज का जो एंडोक्राइन फंक्शन है उसके बारे में हम आपको बताते हैं कि इसका जो एंडोक्राइन नेचर है, एंडोक्राइन इसकी जो प्रकृति है, उसको हम बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। उसको हम बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, क्योंकि लैंगरहैंस नाम के साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी, उन्हीं के सम्मान में इसको क्या क्या कहा गया, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो ये जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं लैंगरहैंस की द्वीतिकाएं। तो ये जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस हैं, इस आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में अलग अलग टाइप की जो सेल्स पाई जाती हैं, कोशिकाएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं उसके ऊपर हमारा मेन फोकस होना चाहिए। देखिए, इसमें लगभग लगभग आपको मुख्यतः 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं और एक चौथी प्रकार की कोशिका भी पाई जाती है। तो क्योंकि नीट के पर्सपेक्टिव से वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो बाकी की 3 कोशिकाएं हैं उसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो एक आपका आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो है, एक सेल आपकी होती है अल्फा सेल्स होती है, और एक आपकी कौन सी होती है, बीटा सेल्स होती है, और एक सेल्स होती है आपकी डेल्टा सेल्स होती है। और जो चौथी वाली हमने बताई जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, डेल्टा सेल्स जो है उसको हम बोलते हैं
पीपी सेल्स या पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स, पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स। तो अब हम आपको बताते हैं कि आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में जो हमारी अल्फा सेल्स हैं, अल्फा सेल्स किस प्रकार का हार्मोन का सिक्रेशन करती हैं, अल्फा सेल्स कौन सा हार्मोन का सिक्रेशन करती हैं, हमारी बीटा सेल्स कौन सा हार्मोन का सिक्रेशन करती हैं, ठीक है, बीटा सेल्स हमारा कौन सा हार्मोन का सिक्रेशन करती हैं, और आखिर में जो आपका आता है डेल्टा सेल्स, डेल्टा सेल्स किस हार्मोन का सिक्रेशन करती है, इसके ऊपर आज हमारा चर्चा का विषय होगा। तो पहली चीज जो हमने आपको बताया, अल्फा कोशिकाएं या अल्फा सेल्स बेटा जो हार्मोन का सिक्रेशन करती हैं वो भी आपका प्रोटीन नेचर का हार्मोन होता है। बीटा सेल से जो हार्मोन निकलती हैं वो भी आपका प्रोटीन नेचर का हार्मोन होता है। डेल्टा सेल से जिस हार्मोन का सिक्रेशन होता है वो भी हमारे प्रोटीन नेचर का हार्मोन होता है। तो अल्फा सेल से जो हार्मोन निकलता है उस हार्मोन को हम बोलते हैं ग्लूकागॉन। क्या कहा हमने, ग्लूकागॉन कहा। और बीटा सेल से जो हार्मोन का सिक्रेशन होता है उसको हम बोलते हैं इंसुलिन। अब देखिए ये जो इंसुलिन हार्मोन है ये बड़ा मशहूर हार्मोन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है। लाइफ को जो है सही से चलाने के लिए इंसुलिन की जरूरत तो है, लेकिन साथ ही साथ उसके साथ साथ आपको ग्लूकागॉन की भी आवश्यकता पड़ती है। तीसरा जो हार्मोन, तीसरा जो सेल है जिसको हमने कहा डेल्टा सेल, इस डेल्टा सेल से जिस हार्मोन का सिक्रेशन होता है उस हार्मोन को हम बोलते हैं बेटा सोमैटोस्टैटिन। क्या कहा हमने, इसको हमने कहा सोमैटोस्टैटिन। यहाँ पर एक वर्ड हमने यूज किया स्टैटिन। ये जो स्टैटिन शब्द है, स्टैटिन शब्द जो आता है वो किससे आता है, इनहिबिटरी फंक्शन से आता है। मतलब ये किसी को रोकने के फंक्शन को ये रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो ये कह रहा है सोमैटोस्टैटिन, यानी कि किसी के फंक्शन को ये रोकता है। जैसे ग्लूकागॉन और इंसुलिन का जो फंक्शन है इसके ऊपर ये काम करके इसको इनहिबिटरी इफेक्ट देता है। और साथ ही साथ मैं आपको एक बात बता दूं कि जो हमारा सोमैटोस्टैटिन है ये हमारे हाइपोथैलेमस से भी निकलता है, जो कि ग्रोथ हार्मोन को के सिक्रेशन को, ग्रोथ हार्मोन के श्रावण को रोकता है, ग्रोथ हार्मोन के एक्शन को रोकता है। इसीलिए इसको हम सोमैटोस्टैटिन कहते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो ग्लूकागॉन हार्मोन है, ये ग्लूकागॉन हार्मोन क्या करता है, ये हमारा इंसुलिन हार्मोन है, ये क्या करता है, इसके फंक्शन को हम समझेंगे थोड़ा सा। तो बेटा ये जो आप समझिए कि हमारे ब्लड में, हमारे खाने में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। हमारे खाने में होता है कार्बोहाइड्रेट, बहुत ध्यान से समझिएगा हमारी बात को। हमारे खाने में होता है कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के बाद जो मेन सब्सटेंस हमें मिलता है वो होता है हमारा ग्लूकोज। ग्लूकोज हमारा सिंगल जो है यूनिट होता है, जो कि एक क्या है, मोनोमर है, मोनोसैकेराइड है। ग्लूकोज से मिल करके ढेर सारे दूसरे पॉलीसैकेराइड्स बनते हैं। लेकिन आज हमारा जो बात होगा, मेन फोकस वो हमारा होगा ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म का। किसका, किसके साथ, ग्लूकागॉन और इंसुलिन के साथ जो फंक्शन होगा हम उसको देखेंगे। तो आप एक चीज जानिए कि कभी कभी आप कहते हैं कि भैया उस पर्सन को जो है डायबिटीज हो गया है, मधुमेह हो गया है। क्यों मधुमेह हो गया है, बोलते हैं कि भाई उसके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा हो गया है। तो आखिर ऐसा होता क्यों है, इसके पीछे की वजह क्या है। इसके पीछे की वजह अभी हमारा जब आप लेक्चर सुन लेंगे आपका आपका सारा कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जितनी भी भ्रांतियां आपके दिमाग में बनी हुई हैं, जितना भी मिसकंसेप्शन है, वो सारी की सारी चीजें आपकी बिल्कुल टू द पॉइंट क्लियर हो जाएगा। पहली चीज तो आप ये जानिए कि ग्लूकोज का जो नॉर्मल वैल्यू होती है, नॉर्मल जो लेवल होता है ग्लूकोज का, कहाँ पर, हमारे ब्लड में। ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल होता है, तो आप इसको कह सकते हैं कि आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल जो हमारे होता है वो होता है 80 से 120 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड, पर 100 ml ऑफ ब्लड। यानी कि जो इसकी मिनिमम वैल्यू है वो कितनी है, 80 मिलीग्राम है। और ये जो मैक्सिमम वैल्यू है यहाँ पर 120 है। हालांकि 120 से ऊपर का जो रेंज होता है वो 140 यानी 140 तक को हम जो है नॉर्मल मान सकते हैं। लेकिन जो वास्तविक वैल्यू है वो 80 से 120 के बीच में ही वैरी करती है। 80 से 120 में ही क्या होता है, नॉर्मल वैल्यू माना जाता है। जब कभी आप ब्लड ग्लूकोज लेवल जांच करवाने जाएं तो आपको ब्लड शुगर जो है आपका नाश्ता करने से पहले, इसको हम पीपी कहते हैं, पोस्ट फास्टिंग कहते हैं, और जो नाश्ता करने के बाद होता है उसको हम पीपी कहते हैं, यानी कि पोस्ट पेरेंडियल कहते हैं। तो आप यहाँ पर समझिए कि जब भी कभी हमारे ब्लड में, जब भी कभी हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल है, ग्लूकोज का लेवल अगर 80 से कम होता है, क्या होता है, 80 से कम होता है, 80 मिलीग्राम से कम होता है, तब हम इसको बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया।
हाइपोग्लाइसीमिया, और अगर इसकी वैल्यू 140 से ज्यादा होती है तब आप इसको बोलते हो हाइपरग्लाइसीमिया। क्या बोलेंगे इसको हम? हाइपरग्लाइसीमिया। अब एक काम की बात आप समझिए कि यहाँ पर ये जो ईमिया वर्ड लगता है ना, ईमिया, ये जो ईमिया वर्ड यहाँ पर लगा हमने, यहाँ पर ईमिया सफिक्स हमने लगाया है। सफिक्स किसको कहते हैं ये भी आप जान लीजिए कि किसी शब्द के आखिर में जो वर्ड लगता है पर्टिकुलर, उसको हम जो है सफिक्स कहते हैं, और किसी शब्द के पहले अगर कोई शब्द लगाया जाता है, जोड़ा जाता है, उसको हम प्रीफिक्स कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ईमिया वर्ड जहां कहीं भी लगा हो, आप आंख बंद करके ये समझ जाइए कि ये जो टर्म है, ये टर्म किसके साथ जुड़ा हुआ है? ब्लड के साथ जुड़ा हुआ है, आपके जो है रुधिर के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अगर 80 से कम अगर ग्लूकोज लेवल हो जाता है, तब हम इसको क्या बोलेंगे? हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपो का मतलब ही होता है कम, और अगर 140 से ज्यादा होता है तब हम इसको बोलेंगे हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपर का मतलब होता है ज्यादा। रोज की जो है भाषा में भी हम इस्तेमाल करते हैं, यार ज्यादा हाइपर मत हो, मतलब ज्यादा गुस्सा मत हो। हाइपर का मतलब ही होता है ज्यादा। तो यहाँ पर हाइपरग्लाइसीमिया वर्ड आया किसके लिए? जब ग्लूकोज का लेवल 140 से ज्यादा हो जाता है। अब हम वापस आपके पास आते हैं कि इस ग्लूकागॉन हार्मोन जो कि आपके अल्फा सेल से सीक्रेट कर रहा है, और आपका इंसुलिन हार्मोन जो आपके बीटा सेल से जो है रिलीज हो रहा है, बीटा सेल से निकल रहा है, तो दोनों का फंक्शन क्या होता है? तो आप इस बात को समझिए कि हमारा ये जो ग्लूकागॉन हार्मोन है, ये क्या करता है? ये आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करेगा भाई? ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करेगा। क्या करेगा? ब्लड ग्लूकोज लेवल को ये इंक्रीज करेगा। दूसरी तरफ जो आपका इंसुलिन हार्मोन है, ये आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को ये डिक्लाइन करेगा, डिक्रीज करेगा। ब्लड ग्लूकोज लेवल को ये क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। तो आप एक चीज देख रहे हैं कि ये हार्मोन क्या कर रहा है? ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा रहा है। ये हार्मोन क्या कर रहा है? ये हार्मोन इंसुलिन जो है ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम कर रहा है। इसका मतलब साफ साफ ये हुआ, इसका मतलब साफ साफ ये हुआ कि एक हार्मोन ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा रहा है, एक कम कर रहा है, मतलब सेम मेटाबॉलिक फंक्शन पर, यानी कि एक ही उपापचयी क्रिया पर, ठीक है, ये दोनों हार्मोन एक दूसरे के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। ठीक है, अगेंस्ट काम जब करते हैं, यानी कि अपोजिट काम कर रहे हैं, विपरीत काम कर रहे हैं, तो ये दोनों हार्मोन जो हो गए, यानी कि ये आपका ग्लूकागॉन हार्मोन और ये आपका इंसुलिन हार्मोन, ये दोनों हार्मोन एक दूसरे के एंटागोनिस्ट हुए कि नहीं हुए? इसका जो ये साइंटिफिक टर्म है, इसको हम बोलते हैं एंटागोनिस्ट। ये एक दूसरे के अगेंस्ट काम करें, इसलिए ये हमारा क्या हुआ? ये एंटागोनिस्ट हुआ। मैं समझता हूँ आपको ये बात अच्छे से क्लियर हो रही होगी। ठीक है, ये एंटागोनिस्ट फंक्शन हुआ। अब थोड़ा सा और हम ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म पर आते हैं, ताकि आपको सारा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होता हुआ चले। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी कि ग्लूकागॉन हार्मोन क्या कर रहा है? ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। और इंसुलिन हार्मोन क्या कर रहा है? ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या कर रहा है बेटा? डिक्रीज कर रहा है। और दोनों ही हार्मोन सेम मेटाबॉलिक फंक्शन पर एक दूसरे के अगेंस्ट, एक दूसरे के विपरीत काम कर रहे हैं, इसलिए ये हार्मोन क्या हुआ? एंटागोनिस्टिक फंक्शन हुआ। ऐसे ही जब कोई दो हार्मोन एक ही मेटाबॉलिक फंक्शन पर एक साथ मिलकर के काम करते हैं, उसको हम बोलते हैं सिनर्जिस्टिक एक्शन या सिनर्जिस्ट। क्या बोलते हैं? सिनर्जिस्ट कहते हैं, सिनर्जिस्टिक एक्शन कहते हैं। और इस सिनर्जिस्टिक फंक्शन का बेसिक एग्जांपल क्या होता है मालूम है? इसका बेसिक एग्जांपल होता है आपका फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो कि काम करते हैं कहाँ पर? जो कि काम करते हैं हमारे ओवेरियन फॉलिकल के डेवलपमेंट पर, इसके ऊपर ओवेरियन फॉलिकल के डेवलपमेंट पर, और साथ ही साथ मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि जो स्पर्म होता है, स्पर्म के प्रोडक्शन में इन दोनों हार्मोन का बड़ा ही प्रोमिनेंट रोल होता है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर, मान लीजिए कि आपके ब्लड में जो ग्लूकोज है, वो ग्लूकोज का लेवल हमारे खाना खाने के बाद क्या हो गया? बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गया। क्योंकि हम खाना खाएंगे तो हमारे खाने में क्या होगा? ग्लूकोज तो होगा ही, कार्बोहाइड्रेट होगा, जिसका फाइनल डाइजेशन होने के बाद जो हमें मेनली मिलेगा वो हमारा होगा ग्लूकोज। अब इस ग्लूकोज का लेवल जब ज्यादा होता है, तो इस ग्लूकोज को हम सबसे पहले क्या करेंगे? इसका इस्तेमाल करेंगे, यूटिलाइजेशन करेंगे। ठीक वैसे ही जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 2000 रुपए हैं,
और उस 2000 रुपए का हम सबसे पहले क्या करेंगे, उस पैसे में से हम उतने पैसे का हम इस्तेमाल करेंगे जितनी की हमें जरूरत है। मान लीजिए कि हमें 500 रुपए की जरूरत है, तो 500 रुपए का हम इस्तेमाल करेंगे और 1500 रुपए जो हमारे पास बचेगा उसका हम क्या करेंगे, स्टोरेज करेंगे। ठीक वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर भी सारी क्रियाएं ऐसी चलती हैं, जैसे कि ग्लूकोज का लेवल है, ग्लूकोज का लेवल क्या है, ज्यादा हुआ है, तो जो ज्यादा ग्लूकोज है उसका पहले हम इस्तेमाल करेंगे। इस्तेमाल करने के बाद फिर भी ग्लूकोज हमारे पास अगर बचेगा तब हम उसका क्या करेंगे, स्टोरेज करेंगे। चलिए हम इसको थोड़ा सा रिलेट करेंगे। और यहाँ पर मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, ये हमारा लीवर है। लीवर हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट जो है ग्लैंड होता है, और ये लीवर के अंदर जो सेल्स होती हैं हमारी, वो हिपैटोसाइट सेल होती हैं। तो पहले चलिए आपको मैं बताता हूँ एक काम की बात। मान लीजिए ग्लूकोज का हमें क्या करना है बेटा, इस्तेमाल करना है। ठीक, अब ग्लूकोज खाने में हमारे ज्यादा है, मतलब ब्लड में ज्यादा है, तो इस ग्लूकोज का हम इस्तेमाल करने के लिए क्या करेंगे, इसका सबसे पहले यूटिलाइजेशन करवाएंगे। और ये जो यूटिलाइजेशन वाली बात हम बता रहे हैं आपको, ये एक्चुअल में आपके इंसुलिन के फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको दिखा रहा है, इंसुलिन के फंक्शन को दिखा रहा है। अब क्योंकि इंसुलिन हमारा कैसा हार्मोन है, शुरू में हमने आपको बताया, इंसुलिन हमारा प्रोटीनेशियस हार्मोन है। अब ये प्रोटीन हार्मोन होने की वजह से इसको जो कार्य करने की जो पद्धति है, इस कार्य करने की पद्धति में इसको क्या चाहिए होगा, एक कैरियर प्रोटीन चाहिए होगा। मतलब इसको ले जाने के लिए एक वाहक प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर ग्लूकोज को सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, इस्तेमाल करेंगे। तो इस्तेमाल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंसुलिन हार्मोन का एक्शन देखेंगे। तो ये इंसुलिन हार्मोन इस ग्लूकोज को, ये जो ग्लूकोज हमें दिख रहा है, इस ग्लूकोज को कन्वर्ट करवाएगा किसमें, इस ग्लूकोज को कन्वर्ट करवाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। मैंने क्या बताया आपको, मैंने पहले बताया कि हम इसका क्या करेंगे, इसका हम करेंगे यूटिलाइजेशन, इसका हम इस्तेमाल करेंगे, इसको हम यूटिलाइज करवाएंगे। यूटिलाइज करवाने के बाद जब हमारे पास ये बचेगा, तब हम इसको क्या करेंगे, स्टोरेज करेंगे। और इसका एक फंक्शन और होता है, ये हमारा जो इंसुलिन हार्मोन है, ये इंसुलिन हार्मोन हमारे जो ब्लड में अमाइनो एसिड होता है, उस अमाइनो एसिड के अपटेक को बढ़ाता है। ठीक है, अमाइनो एसिड को अपटेक को बढ़ाता है, जिसकी वजह से प्रोटीन की सिंथेसिस में इसका इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो हमने पहला स्टेप लिखा है, आप याद करिए, आपने अगर प्लांट के रेस्पिरेशन, ये प्लांट क्वेश्चन के बारे में आपने पढ़ा होगा, एनिमल रेस्पिरेशन भी आपने पढ़ा होगा, तो उसमें से कॉमन पाथवे हमारा होता है, प्लांट में और एनिमल दोनों में होता है। और वो ये होता है कि ग्लूकोज का ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्जन सिर्फ पायरुविक एसिड में जो है बदलना, पायरुविक एसिड से एसिटिल कोएंजाइम ए में जाना, एसिटिल कोएंजाइम ए से किसमें जाना, क्रेब्स साइकिल में जाना, क्रेब्स साइकिल से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाना। और इस तरीके से हमें कंप्लीट ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से हमें 36 टू 38 एटीपी का पूर्ण रूप से लाभ होता है। और उसी एटीपी का इस्तेमाल हमारी जितनी सेल्स हैं वो करती हैं। हर सेल अपना अपना जो है एटीपी बनाती है। तो इस चीज को थोड़ा सा देखिए, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फाइनली किसमें गया बेटा, ये गया आपका पायरुविक एसिड में। पायरुविक एसिड किसमें गया, आपका एसिटिल कोएंजाइम ए में, एसिटिल कोएंजाइम ए में। एसिटिल कोएंजाइम ए किसमें एंटर किया, ये एंटर किया आपके क्रेब्स साइकिल में, और क्रेब्स साइकिल एंटर किया कहाँ पर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन में एंटर किया। तो ये कॉमन सा पाथवे है, और ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है ग्लूकोज का, जिससे हमें क्या मिलता है, हमें 36 एटीपी या 38 एटीपी का हमें पूर्ण रूप से लाभ मिलता है। ठीक, ये लाभ मिल गया हमें 36 टू 38 एटीपी। लेकिन अब आप एक बात बताइए कि इंसुलिन के फंक्शन को हम देख रहे हैं, हमें क्या करना है, हमें उतने ही जो है उतने ही पैसे खर्च करने जितनी हमें जरूरत है। यानी कि जितने हमारे पास क्या होंगे, एडीपी मॉलिक्यूल होगा, उतने ही तो हमें एटीपी मिलेंगे। तो अब हमें उतना एटीपी मिल गया, फिर भी हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल अभी ज्यादा है। अभी भी ग्लूकोज का लेवल जब ज्यादा होगा, तब हमारा ये ग्लूकोज जो है ये किस फॉर्म में जाकर के स्टोर होगा, ये स्टोर होगा हमारे ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ये आपका जो है स्टोरेज मटेरियल है, स्टोर्ड फॉर्म है किसका, कार्बोहाइड्रेट का। ये पॉलीसैकेराइड है ग्लाइकोजन। तो क्या मतलब यहाँ पर निकला, मतलब ये निकला कि ग्लूकोज का कन्वर्जन हो रहा है किसमें बेटा, ग्लूकोज का कन्वर्जन हो रहा है ग्लाइकोजन में। अब ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में जो कन्वर्जन होता है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं मालूम है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। देखिए फिर से हम आपको बता रहे हैं कि बायोलॉजी इतनी आसान जो है
सब्जेक्ट है कि इसमें जो वर्ड लिखा होता है वो वर्ड से ही आधे से ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है। अब यहाँ पर देखिए वर्ड क्या लिखा हुआ है, ग्लाइकोजन प्लस ये जेनेसिस। तो जहाँ कहीं भी मैंने बताया ना सफिक्स के तौर पर अगर कुछ लगा तो उसका कुछ मतलब निकलता है। यहाँ पर जो सफिक्स लगा हुआ है वो सफिक्स है आपका जेनेसिस, और जेनेसिस का मतलब होता है किसी चीज का बनना, किसी चीज का कंस्ट्रक्शन, किसी चीज का लिबरेशन। ठीक है, यहाँ पर हो रहा है कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन में जब कभी भी हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो इसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को हम मिलाते हैं, छोटे मॉलिक्यूल से हम एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं। यानी कि आपका ये जो मोनोसैकेराइड था ग्लूकोज के फॉर्म में, ये बड़ा वाला क्या बन गया, पॉलीसैकेराइड बन गया। मतलब ये वाला जो फॉर्म था ये ग्लूकोज था, और ये वाला जो फॉर्म है ये हमारा क्या है, ये हमारा है ग्लाइकोजन, ये हमारा है ग्लाइकोजन। तो ये ग्लाइकोजन बन गया। तो यहाँ पर जब जेनेसिस वर्ड लगा हो तो समझ जाइए हम कोई चीज कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, कोई चीज बना रहे हैं। और जेनेसिस जब कोई चीज हम बनाते हैं तो मेटाबॉलिज्म के टर्म में, मेटाबॉलिज्म के टर्म में हम उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं एनाबॉलिक प्रोसेस। क्या कहते हैं उसको हम, एनाबॉलिक प्रोसेस या एनाबॉलिज्म। ठीक इसके उल्टा आप देखिए कि जब आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और आपने ग्लाइकोजन के फॉर्म में लीवर के अंदर स्टोर कर रखा है ग्लूकोज को। तो अब क्या होगा कि ये जो ग्लाइकोजन हमारा है, ये ग्लाइकोजन एक्चुअल में मैं आपको एक बात और बता दूं कि लीवर के अंदर 5% ग्लाइकोजन जो है स्टोर होता है, और हमारी जो मांसपेशियां हैं जिसको मसल्स कहते हैं, मसल्स के अंदर 1% यानी 1% जो है ग्लाइकोजन हमारा स्टोर होता है। तो इमरजेंसी कंडीशन में या जब हम जो है स्टार्वेशन की कंडीशन पर रहते हैं, भूखे रहते हैं, तो उस वक्त हमारा यही जो 5% ग्लाइकोजन है हमारे लीवर के अंदर, यही ग्लूकोज स्टैट की तरह काम करता है। अब ये जो ग्लाइकोजन आप देख रहे हो, ये जो ग्लाइकोजन है इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे, और ये ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करने वाला जो हार्मोन होता है उसको हम बोलते हैं ग्लूकागॉन। क्या कहते हैं इसको, इसको हम कहते हैं ग्लूकागॉन हार्मोन। अब ग्लूकागॉन हार्मोन क्या कर रहा है, ग्लूकागॉन हार्मोन इस लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइकोजन को, लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइकोजन को ये ब्रेक करवा करके छोटे छोटे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में ये ब्रेक करवा रहा है। अब आप देखिए ये वाला था सिंपल, ये वाला क्या है, ये बेटा सिंपल है, और ये वाला क्या है, ये वाला आपका कॉम्प्लेक्स है, ये वाला क्या कॉम्प्लेक्स है। अब देखिए कॉम्प्लेक्स को सिंपल में तोड़ा जा रहा है। इससे पहले आपने क्या देखा था, सिंपल को कॉम्प्लेक्स में बनाया जा रहा था। क्या बताया मैंने, ये जो सिंपल था इसको हमने कॉम्प्लेक्स में बनाया था। अब यहाँ पर कॉम्प्लेक्स को हमने सिंपल में तोड़ना है। जो सिंपल में तोड़ने वाली जहाँ कहीं भी बात आती है उसके लिए जो टर्म यूज होता है वो टर्म क्या होता है, वो टर्म होता है आपका लिसिस। क्या होता है, लिसिस या लाइसिस। अब ये जो लिसिस या लाइसिस है इसमें देखिए क्या तोड़ना है हम, ये तोड़ना है हम ग्लाइकोजन को, ये हम तोड़ रहे हैं ग्लाइकोजन को। तो ये टर्म क्या हो गया आपका, ग्लाइकोजेनोलिसिस। ये क्या हो गया, ग्लाइकोजेनोलिसिस। यानी कि यहाँ पर ग्लाइकोजन को हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं, ग्लाइकोजन को हम यहाँ पर तोड़ रहे हैं। यानी कि हमने बताया कि ये जो लिसिस वर्ड है, लिसिस का मतलब ही होता है टूटना, लिसिस का मतलब ये होता है टूटना। तो ये ग्लाइकोजेनोलिसिस हुआ, ग्लाइकोजेनोलिसिस हुआ। और ये काम करवा कौन रहा है, ये काम करवा रहा है आपका ग्लूकागॉन। ठीक है, आई होप आपको ये बातें हमारी समझ में आई होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।